बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुरू करता हूँ अपनी माँ के नाम के साथ जो मुझ पर बड़ी मेहरबान और रहीम है, और उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम के साथ जो मुझ पर मेरी माँ से भी ज़्यादा मेहरबान और रहीम है। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, कहानी है एक ऐसे मुल्क की जिसके ऊपर बरसरे इक़्तिदार दो भाई रहे, दो भाइयों की हुकूमत रही, और उसकी मौजूदा सूरत हाल आपको आगे चल के बताऊँगा। कहानी ये है कि एक भाई बरसरे इक़्तिदार आया और हुक्मरानी की कुर्सी पर मुसल्लत हो गया। मुल्क के अंदर बगावत भी जारी थी, मुल्क के अंदर बम धमाके भी जारी थे, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर भी जारी थी। उसने फ़ौज को साथ में लाया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया और 35 साल से मुल्क में जारी बगावत और दहशतगर्दी की लहर का खात्मा कर दिया गया। मुल्क को बेहतरी की जानिब गामजन करने के दावे किए गए और मुल्क बेहतरी की जानिब लम्हा बलम्हा गामजन भी हुआ। सयाहत को फ़रोग़ मिलने लगा, और फिर उसके बाद जब सयाहत को फ़रोग़ मिलने लगा तो उसके जहन में ये आया कि जहाँ पर अवाम को नवाजा जा रहा है वहाँ पर अपनों को भी नवाजा जाए। उस हुक्मरान ने अपने बेटे, अपने भतीजे और दीगर रिश्तेदारों को वज़ीर बना दिया। जब वो वज़ीर की कुर्सी पर मुसल्लत हुए तो फिर मुल्क के अंदर एक बहरानी कैफियत देखने में आई। करप्शन इंडेक्स जो है वो मुल्क के अंदर बढ़ता रहा। फिर उसके मद्दे मुकाबिल एक अपोजिशन का उम्मीदवार उठा जिसने अपनी पार्टी को मजबूत किया, और उसने नारा लगाया कि ये करप्शन मुल्क के अंदर नासूर बनती जा रही है और इसके जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान हैं। फिर आम इंतखाबात हुए, और आम इंतखाबात के बाद वो दूसरा सरबराह जो अपोजिशन का उम्मीदवार था वो मुल्क पे हुक्मरानी की कुर्सी पर बराजमान हो गया। उसने ये नारा लगाया कि मुल्क को बेहतरी की जानिब गामजन करूंगा। उसने केसेस बनाए उनके ऊपर जो पहले हुक्मरान थे। उसने कहा कि ये दोनों भाई मुल्क को जुंकों की तरह खा चुके हैं, इन दोनों भाइयों ने करप्शन बहुत ज्यादा की है, और उसने उन पे केसेस वो खुलवाए कि इन्होंने मुल्की खजाने को किस हद तक नुकसान पहुंचाया है और इस मुल्की खजाने से अपनी जायदादों में किस हद तक इजाफा किया है। जब पुराने हुक्मरानों ने यह देखना शुरू किया कि हमारे ऊपर तो केसेस खुलना शुरू हो गए हैं, उन्होंने फिर से मुत्तहिद होने की कोशिश की, मुख्तलिफ ताकतों को अपने साथ में लाने की कोशिश की कि हमें दोबारा से बरसरे इक़्तिदार लाया जाए। लेकिन वो करप्शन के केसेस इतने बड़े थे कि दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आना मुश्किल था। वो भाई कि जो सदारत की कुर्सी पर बराजमान था और मुल्क के अंदर उसने वो अमल किए जो उसकी अपने लिए बेहतरी के लिए थे, लेकिन अवाम को मुश्किलात का शिकार कर गए, तो उसके लिए दोबारा बरसर इक़्तिदार आना मुश्किल था। तो उसने ये फैसला किया कि अपने छोटे भाई को मुल्क की जो बागदौड़ है वो दे दी जाए, और उसने दूसरी ताकतों को ये कहा कि मेरे भाई को दोबारा से लाया जाए। 4 साल तक वो हुक्मरान रहा, और 4 साल बाद उसकी हुकूमत ख़त्म हुई, और फिर से वो पुरानी हुकूमत का एक भाई है वो दोबारा मुल्क पर मुसल्लत हो गया। मुल्क पर मुसल्लत हुआ तो मुल्क जवाल पजीरी की जानिब गामजन होना शुरू हो गया। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का तनासुब बहुत बढ़ता रहा, एक्सपोर्ट कम होती रही, इंपोर्ट में इजाफा होता रहा, मुल्क की करेंसी डीवैल्यू होती रही। फिर मुल्क का जो बजट है वो आलमी बैंक्स की ईमा पर बनता रहा, उनकी सिफारिशात पर मुल्की बजट को तश्कील दिया जाता रहा, और सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची कि ईंधन की दरामद के भी पैसे पास में नहीं रहे। कतारें लगना शुरू हो गई ईंधन की खरीदारी के लिए, मुल्क में खुराक की किल्लत भी पैदा हो गई, सयाहत का बाब भी खत्म हो गया, और उसके साथ साथ करप्शन इंडेक्स मजीद ऊपर चढ़ता गया। यह कहानी है नाजरीन श्रीलंका की, जिसके पहले सदर गोटाबाया राजापक्से और उसके बाद महिंदा राजापक्से ने मुल्क पर हुक्मरानी की, और 4 साल की जिसने हुकूमत की उसका नाम था सिरिसेना। यही सूरत हाल पाकिस्तान की है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो पहले मुल्क के वज़ीर आज़म रहे, और उसके बाद उनको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटा दिया गया, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए। इमरान खान साहब जब बरसरे इक़्तिदार आए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दीगर लोगों के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद को लॉन्च किया, जिसके मास्टरमाइंड आसिफ अली जरदारी साहब को कहा जाता है। पाकिस्तान और श्रीलंका में मुमासलत इस हद तक है कि वहां पर भी 2 भाई मुसल्लत थे, और पाकिस्तान में भी 2 भाइयों ने हुक्मरानी की है। ये खानदानों की हुक्मरानी है जो मुल्क को उस नहज तक ले जा चुकी है कि बैरूनी इदारों के सर पर इस वक्त वो इस इमदाद के मुंतजर हैं कि बंदरगाह के ऊपर डीजल और पेट्रोल के बहरी जहाज मौजूद हैं, लेकिन वो मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते कि अदायगियां नहीं हो सकी। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे, जो पाकिस्तान के अंदर अमरीकी डॉलर्स थे, वो 11 अरब डॉलर्स तक थे, लेकिन अब 9.25 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं। रफ्ता रफ्ता ये रिजर्व्स कम होंगे। अगर आप ये देखिए कि आज डॉलर की कीमत जो है वो 212 रुपए तक पहुंच चुकी है। डॉलर इसी तरह ही बढ़ता रहा तो सूरत हाल कहां तक पहुंचेगी।
آپ یہ بھی دیکھیے کہ بیرونی قرضوں میں کس حد تک اضافہ ہو چکا ہے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمیں بجٹ بنانے کے لیے آئی ایم ایف کو دیکھنا پڑتا ہے اور آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر عمل کرنا پڑتا ہے. آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمیں بینکوں کا کاروبار چلانے کے لیے اور اس کا نظام کو تشکیل دینے کے لیے فیٹف کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. جب ملک کی تمام معاملات باہر سے چلیں گے، جب تمام سفارشات باہر سے آئیں گی، جب تمام احکامات باہر سے آئیں گے، تو پھر ملکی معاشی دوڑ کس حد تک تیز ہوگی اور ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے کس حد تک آگے جا سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا آئی ایم ایف کی بات نہیں سنتا، انڈیا فیٹف کی بات نہیں سنتا، انڈیا رشیا سے بھی پیٹرول لے لیتا ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ انڈیا نے آئی ایم ایف سے کتنے پروجیکٹس لیے ہیں، انڈیا کے آئی ایم ایف کے ساتھ کتنی ڈیلز ہوئی ہیں. انڈیا آئی ایم ایف سے پیسے نہیں لیتا، انڈیا ادھار پیسے لیتا نہیں، ادھار پیسے دیتا ہے. انڈیا کی ایکسپورٹ جو آئی ٹی میں ہے وہ سب سے زیادہ ہے. انڈیا نے اپنی ایکسپورٹ کو طوالت بخشی، جس کی وجہ سے وہ اس ڈگر پر ہے کہ اسے یورپی یونین کا خیال نہیں ہے. جب اسے یہ پتا ہے کہ ہماری مارکیٹ بہت بڑی ہے اور ہماری مارکیٹ سے یورپی یونین کو بھی چیزیں جاتی ہیں، امریکہ بہادر بھی ہماری مارکیٹ سے چیزیں خریدتا ہے، تو وہ ان سیکشنز کو نظر انداز کر دیتا ہے جو عالمی دنیا پہ لگی ہوتی ہیں. یہ صرف ہمارے جیسے ہی ممالک ہیں جنہیں ان بیرونی امداد کے نظریے میں آگے بڑھنے کی جستجو رہتی ہے، اور ہم یہی رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی پیسے آ جائیں تبھی ہماری معیشت کو استحکام ملے گا. موجودہ صورتحال میں آئی ایم ایف کی ڈیل ہوتی بھی دکھائی نہیں دے رہی. موجودہ صورتحال میں ڈالر کی قیمت مزید بڑھتی دکھائی دیتی ہے. اس کے برعکس ہمارے جو حکمران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل ہو جائے گی تو ڈالر کی قیمت بھی کم ہو جائے گی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف، سعودی عرب اور چائنا مجموعی طور پر اگر ہمیں 6 ارب ڈالر مل جاتے ہیں پاکستانی ریزروز میں رکھنے کے لیے، تو جو ڈالر کی قیمت ہے وہ 190 سے 195 روپے تک آ جائے گی. لیکن وہ پیسہ آپ کہیں پر خرچ نہیں کر سکتے. پیسہ وہ ہے جو آپ نے اپنے استعمال کے لیے، اپنی اشیاء کو بڑھانے کے لیے، اپنے ملک کو وسیع کرنے کے لیے، اپنی برآمدات کو بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہوں. لیکن ہمارے ہاں اقدامات ہوتے ہیں، اگلی حکومت آتی ہے، پچھلے اقدامات ختم کر دیے جاتے ہیں. تو یہی صورتحال اب اس حکومت پہ بھی ہے. اب تاریخ پھر سے خود کو دہرائے گی. ابھی سری سینا جو ہیں وہ سری لنکا کے دوبارہ سے صدر بن چکے ہیں، سری لنکا پہ وہ دوبارہ صدارت کی کرسی پہ براجمان ہو چکے ہیں. تو کیا پاکستان میں بھی تاریخ ویسے ہی دہرے گی؟ کیا پاکستان میں تاریخ میں پھر سے عمران خان برسر اقتدار آئیں گے؟ ایک سوالیہ نشان ہے. اس سے پہلے کہ ہم سری لنکا جیسی صورتحال اختیار کریں، ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے اور معیشت کو اس ڈگر پہ نہیں لے جانا ہوگا جہاں سے ملک دیوالیہ پن کا شکار ہو جائے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.